चैप्टर 68। राघव बिल्कुल हैरान रह गया। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अन्ना ऐसा सवाल पूछेगी। रोहिणी ने पहले ही अपने आसपास के लोगों की फुसफुसाहटें सुन ली थी। उसने तुरंत कहा, मेरे और मिस्टर सिंघनिया के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। अन्ना, तुम जो चाहे बोल नहीं सकती हो। उस वक्त रोहिणी अब भी राघव की जैकेट में लिपटी हुई थी। उसका बयान जो आत्मविश्वास भरा लगना चाहिए था, किसी वजह से थोड़ा अजीब और उलझा हुआ लग रहा था। अन्ना ने शक भरी नजरों से देखा। अभी एक पल पहले तुम उसे राघव कह रही थी, अब अचानक इतना फॉर्मल क्यों हो गई? कहीं गिल्टी तो नहीं फील कर रही हो? मैं रोहिणी थोड़ा हकलाने लगी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी ये हालत देख राघव थोड़ा नाराज तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने रोहिणी का बचाव किया। रोहिणी सच बोल रही है, हमारे बीच कुछ नहीं है, इसलिए उसकी इज्जत पे सवाल मत उठाओ। अन्ना को ये सुनकर थोड़ा मजा आया। उसने मन ही मन सोचा, क्या इन सबका आईक्यू नेगेटिव है? उसे इस तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसने तो कोई सीधा सवाल भी नहीं किया था, लेकिन ये लोग खुद ब खुद मान बैठे थे। जैसे जैसे माहौल गर्म होता गया, हिना ने बीच में दखल दिया। मिस्टर अरविंद, हमारे परिवारों के बीच रिश्ते बहुत पुराने हैं। ये शादी हमारे बुजुर्गों ने तय की थी, लेकिन जैसा कि आपने अभी देखा, मुझे डर है कि ये लड़की अगर बहू बनी तो सिंघानिया फैमिली की शांति खत्म हो जाएगी। हिना की बातों में कोई मुलायमियत नहीं थी। उनका स्टैंड पूरी तरह क्लियर था। तभी चारों तरफ खड़ा क्राउड एक्टिव हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक सीधी सादी सी पार्टी में इतना बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। औरतें इमोशन और गॉसिप में डूबी थीं, तो वहीं मर्द फैमिली अलायंस और पावर की पॉलिटिक्स पर नजरें टिकाए थे। दो बड़े परिवारों की शादी से पावर बैलेंस बदल सकता था। आर्मी और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी इसका असर दिखता। यही वजह थी कि लोग इस नतीजे में काफी दिलचस्पी ले रहे थे। अरविंद के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। सिंघानिया फैमिली की तरफ से सगाई का यूं पब्लिकली टूटना उसके लिए एक बड़ा झटका था। हालात को देखते हुए रामपाल के पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसने कदम बढ़ाते हुए कहा, ये सगाई मेरे पापा ने तय की थी, लेकिन ये मामला अब हमारे बच्चों का है। जब दोनों के बीच फीलिंग्स ही नहीं है और राघव भी इस रिश्ते में नहीं है, तो मेरा मानना है कि इसे यहीं खत्म कर देना बेहतर होगा। सच कहे तो अन्ना का एटीट्यूड और रिबेलियन अरविंद को कभी पसंद नहीं आया। राघव के पापा के बोलने के बाद अरविंद खुद को ऑकवर्ड पोजीशन में फंसा हुआ पा रहे थे। वो न तो सिंघानिया फैमिली से उलझ सकते थे और न ही शादी टूटने से इनकार कर सकते थे। वैसे भी अब यार्डली फैमिली का वैसा रुतबा नहीं रह गया था जैसा पहले था। अरविंद के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रहा था। उसे ये सगाई कभी मंजूर नहीं थी, न अन्ना की वजह से और न ही इस डर से कि शादी के बाद सारी पावर उसके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन ये फैसला ब्रजेश का था और उसके खिलाफ जाना अरविंद के बस की बात नहीं थी। हाँ, इतना जरूर सोच लिया कि इससे यार्डली फैमिली को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। अन्ना को अंदाजा था कि अरविंद क्या सोच रहा है, इसलिए वो चुपचाप बैठी थी, सिर्फ इस अनाउंसमेंट का इंतजार कर रही थी। उसकी ये कोल्ड एटीट्यूड देखकर आरव के दिल में कुछ चुभ सा गया। वो आगे बढ़ा और बोला, जब ये शादी हमारे बुजुर्गों ने तय की थी, तो क्या उसे तोड़ने से पहले उनकी मर्जी लेना जरूरी नहीं? आरव को सगाई टूटने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये बात उसे बहुत बुरी लगी थी कि उसे कुछ बताए बिना ही सब कुछ डिसाइड कर लिया गया। अन्ना के साथ ऐसा व्यवहार देखकर उसे बहुत दुख हुआ। अन्ना की नजरें कुछ पल के लिए ठंडी हो गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि आरव यहाँ क्या कर रहा है और हर चीज को और कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा है। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी कड़ी निगाहें कुछ देर आरव से मिली। फिर उसने अन्ना की तरफ घृणा से देखा। अगर मेरे दादाजी भी यहाँ होते तो मैं तब भी यही कहता, मैं अन्ना से सगाई तोड़ रहा हूँ। इस लड़की से शादी करने से अच्छा है मैं मर जाऊं। वो रोहिणी के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। बस ये रिश्ता खत्म हो जाए। तू हरामजादा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भीड़ में से एक गरजती हुई बूढ़ी आवाज गूंजी। सब लोग चौंक गए। सामने एक बुजुर्ग आदमी निकला, आर्मी यूनिफॉर्म पहने हुए। उसकी उम्र 55-60 के बीच रही होगी,
लेकिन चाल और अंदाज में एकदम जोश और अथॉरिटी था। उसके कंधे की स्ट्रिप्स ही उसकी रैंक बता रही थी, रायगढ़ का एक जनरल। उसकी मौजूदगी में सब लोग सावधान हो गए। एक जनरल जो एक्टिव सर्विस में है और जिसके इशारे पर फौजें चलती हैं, ऐसे इंसान को कौन नजरअंदाज कर सकता था। दादाजी, राघव चौंक गया। आप यहाँ कैसे? रामपाल और हिना भी आगे बढ़े। पिताजी। रुको, भीम प्रताप ने गुस्से से देखा और कहा, ये रिश्ता ब्रजेश और मैंने तय किया था। तुम लोगों को बीच में आने का कोई हक नहीं। सगाई रद्द कर दी। मैं इस फैसले को नहीं मानता। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। सिंघानिया फैमिली के जनरल खुद सामने थे। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनसे बहस करे। चैप्टर 69। मैं सहमत हूँ। जैसे ही राघव कुछ कहने ही वाला था, तभी कमरे में एक और आवाज गूंजी, बूढ़ी लेकिन भारी और दमदार। ये शब्द सीधे सीधे भानुप्रताप को चुनौती दे रहे थे। सभी उस आदमी को देखने को उत्सुक हो गए, जिसने इतने बड़े मंच पर उसे खुलेआम टक्कर दी। अन्ना ने थोड़ा चौंक कर देखा। आज इतने लोग क्यों आ रहे हैं? लगता है जैसे ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। भीड़ अपने आप हट गई। एक व्हीलचेयर में बैठे बुजुर्ग के लिए रास्ता बन गया, जिन्हें धीरे धीरे अंदर लाया जा रहा था। दादाजी, आरव सबसे पहले बोल पड़ा। पिताजी, अरविंद की आवाज चौंक से भरी थी। अन्ना ने उन्हें पहचान लिया। ये उसके दादाजी ब्रजेश थे। वो अब व्हीलचेयर पर थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही पुरानी सैन्य ठसक थी। अन्ना के दिल में इस जंग के अनुभवी योद्धा के लिए गहरी इज्जत थी। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी देश की सेवा में गुजारी थी। उनके हाव भाव आज भी सैनिक अनुशासन से भरे हुए थे। ब्रजेश ने बेंत पकड़कर सीधी कमर से बैठते हुए सब पर नजर दौड़ाई, यार्डली और सिंघानिया परिवार दोनों के चेहरों पर। जब उनकी नजर अन्ना पर पड़ी, तो वो कुछ पल के लिए रुके। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। आखिरकार उन्होंने भानुप्रताप की तरफ देखा। भानुप्रताप। भानुप्रताप तुरंत आगे आया। आवाज में चिंता थी। ब्रजेश, आपने बताया क्यों नहीं कि आपको अस्पताल से छुट्टी मिल गई? दोनों पुराने दोस्त थे, इसलिए उनके रिश्ते में एक खास अपनापन था। दुर्भाग्यवश वो अपनापन अगली पीढ़ी में नहीं पहुंच पाया। ब्रजेश ने अन्ना की ओर देखा। अन्ना, मेरे पास आओ। अरविंद और उसका ग्रुप आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन जब ब्रजेश ने अन्ना को बुला लिया, तो वो रुक गए। अन्ना उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। दादाजी। ब्रजेश ने संतोष से सिर हिलाया और अपनी सख्त, थकी हुई उंगलियों से उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सगाई तोड़ना चाहती हो? ब्रजेश, ये मेरे पोते की गलती है। मैंने उसे इसके लिए डांट भी लगाई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पोती को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, भानुप्रताप ने पूरी गंभीरता से कहा। अन्ना ने भानुप्रताप की ओर देखा और अब उसे समझ में आ गया कि ब्रजेश ने बचपन की ये सगाई क्यों तय की थी। भानुप्रताप एक भावुक और वफादार इंसान था। जब ब्रजेश को चोट लगने के बाद सेना से रिटायर होना पड़ा, तब भी भानुप्रताप ने उन्हें दोस्त और रिश्तेदार की तरह सम्मान दिया। ऐसा आदमी दोस्ती के काबिल होता है। अफसोस, राघव ये गुण नहीं ले पाया। भानुप्रताप, ब्रजेश बोले, मैं भी कभी अपनी पोती के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। लेकिन अब तक वो सह चुकी है। ब्रजेश, गलती रामपाल और हमारे बच्चों की है। आप निश्चिंत रहें। भानुप्रताप की बात बीच में ही रोकते हुए ब्रजेश ने हाथ उठा दिया। नहीं, उस वक्त हमने जल्दी कर दी थी। अब मैं मानता हूँ, वो सही थे। जवानों के फैसले बूढ़ों की जिद पर नहीं टिकने चाहिए, ब्रजेश बोले। फिर अन्ना की ओर मुड़े। बेटी, मुझे जवाब दो। अन्ना के कपड़े अभी भी भीगे हुए थे। उसके गालों पर पड़े थप्पड़ का लाल निशान और चेहरे से चिपके बाल उसकी हालत बता रहे थे। फिर भी उसमें शर्म का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे वहां खड़ी कई अमीर घरानों की लड़कियां अन्ना की तरफ खिंचती जा रही थी। एक फौजी घर की लड़की को ऐसा ही होना चाहिए, चुपचाप सहने वाली नहीं, बल्कि मजबूत और सधी हुई। कुछ युवा सैनिक अफसर, जिन्होंने रेंज पर अन्ना को शूट करते देखा था, अब उसकी बहादुरी के और भी ज्यादा फैन हो गए थे। अब जब पता चला कि अनुज असल में एक लड़की है, तो उनके मन में और इज्जत बढ़ गई।
लोग उसके बारे में बातें करने लगे, उसकी निशानेबाजी, उसका आत्मविश्वास और उसका सख्त तेवर। ब्रिजेश के सामने खड़े होकर अन्ना की आंखों में एक ठहराव था। उसने साफ और मजबूती से कहा, दादाजी, मैं सिंघानिया परिवार के साथ सगाई तोड़ना चाहती हूँ। यार्डली और सिंघानिया परिवार के चेहरे एक बार फिर बदल गए। अभी तक अन्ना को नीचा दिखाया जा रहा था, अब वही कंट्रोल में थी। और अब नुकसान में था सिर्फ सिंघानिया परिवार। ब्रिजेश की मौजूदगी में न तो अरविंद और न ही वसुंधरा कुछ बोल सके। वो हमेशा अन्ना के रक्षक रहे हैं और इस वक्त उनके सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या तुमने सुना? ब्रिजेश ने गूंजती आवाज में कहा। मेरी पोती ने खुद कहा है, उसे सिंघानिया परिवार से रिश्ता नहीं रखना। उन्होंने भानुप्रताप के साथ अपने रिश्ते को साइड में रख दिया। भानुप्रताप समझ गया कि ब्रिजेश पूरी तरह अड़ गए हैं। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब जब आपने अपनी पोती से पूछ लिया है, तो क्या मुझे अपने पोते से नहीं पूछना चाहिए कि वो क्या चाहता है? चैप्टर 70। ब्रिजेश ने अपनी छड़ी पर झुकते हुए साफ शब्दों में कहा, पूछो। भानुप्रताप ने राघव की तरफ रुख किया। राघव, क्या तुम यार्डली परिवार से सगाई तोड़ने के लिए तैयार हो? राघव ने बिना पल भटकाए जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो इस रिश्ते से बाहर आने को बेसब्र था। भानुप्रताप का चेहरा गिर गया। ब्रिजेश ने हल्की ठंडी हंसी हंसी, जब दोनों जवान अपनी मर्जी से सहमत हैं, तो हमें, जो उनके बुजुर्ग हैं, भी सहमत होना चाहिए। उन्होंने गूंजती आवाज में ऐलान किया, तो मैं अब से ये रिश्ता खत्म करता हूँ। यार्डली और सिंघानिया परिवार के बीच की सगाई रद्द की जाती है। रामपाल और हिना ने एक दूसरे को देखा, थोड़े शर्मिंदा, लेकिन फिर भी सिर हिलाकर मान गए। अरविंद आगे आया, पिताजी, पिताजी। वसुंधरा ने भी आवाज लगाई, उसके चेहरे पर एक बनावटी सी मुस्कान थी। दादाजी, रोहिणी और आरव ने साथ में कहा। लेकिन ब्रिजेश ने किसी की ओर देखा तक नहीं। उनकी निगाहें तो बस सामने खड़ी अन्ना पर टिकी थी। जब उन्होंने अन्ना के भीगे हुए कपड़े और गाल पर पड़े लाल निशान देखे, तो उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों चमक उठे। उनकी नजरों का वही अपनापन देखकर अन्ना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दादाजी, उसने धीरे से कहा। अन्ना वैसे तो कम ही मुस्कुराती थी, लेकिन ब्रिजेश के लिए, जो हर हाल में उसकी ढाल बनकर खड़े थे, उसमें थोड़ी नरमी आ गई। किसने मारा तुम्हें? ब्रिजेश की आवाज भारी और सीधी थी। अरविंद के चेहरे का रंग थोड़ा बदला। पिताजी, ये मेरी गलती थी। अन्ना ने रोहिणी को पूल में धकेल दिया और मैं गुस्से में अपना आपा खो बैठा। इसलिए तुमने अपनी ही बेटी पर हाथ उठाया? ब्रिजेश ने गुस्से में अपनी छड़ी जमीन पर 2 बार पटकी। शर्म करो। उस गुस्से को किसी अच्छे काम में लगाते। अरविंद का चेहरा पीला पड़ गया। वो अब तक समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता अन्ना को इतना अहम क्यों मानते हैं, जैसे वो उनकी सगी पोती हो और अरविंद उनके लिए बस एक अजनबी। ब्रिजेश ने फिर एक और सवाल दागा, और अन्ना को पूल में गिराने वाला कौन था? अब माहौल और भी सख्त हो गया। हालांकि ब्रिजेश अब रिटायर हो चुके थे और बीमार भी, लेकिन उनकी उम्र का अनुभव अब भी सबसे भारी था। कोई उनसे टकराने की हिम्मत नहीं कर पाया। राघव हक्का बक्का रह गया। सबकी नजरें उस पर थीं, झूठ नहीं बोल सकता था। जी, उसने डरते हुए सिर झुकाया। बिल्कुल बेवकूफ हो। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची? एक जवान लड़की के साथ ऐसा बर्ताव? भानुप्रताप ने गुस्से में झल्लाकर कहा। अपनी पूरी जिंदगी में भानुप्रताप ने हमेशा ईमानदारी और इज्जत से काम किया था, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन उसका खुद का पोता राघव न सिर्फ वादे से पीछे हटा, बल्कि सगाई तोड़कर उस लड़की को अपमानित भी किया और ऊपर से उसे पूल में धकेल दिया। बुजुर्ग भानुप्रताप की पूरी इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल गई थी। रामपाल और हिना ने जल्दी से भानुप्रताप को शांत किया, डरते हुए कि कहीं वो गुस्से में बंदूक न निकाल लें। राघव डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। अन्ना की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ सहानुभूति थी। उसे अफसोस हो रहा था कि भानुप्रताप जैसे सज्जन इंसान को इतना घटिया पोता मिला। राघव में एक फौजी अफसर बनने की काबिलियत थी ही नहीं। हंफा, ब्रिजेश ने ठंडी सांस भरी। अब जब भानु सब कुछ कह चुका था, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब जब यार्डली और सिंघानिया के बीच की सगाई खत्म हो गई है, तो मुझे एक और घोषणा करनी है।
इतना कहकर ब्रजेश एकाएक जोर की खांसी में लड़खड़ा गए। दादाजी, अन्ना चिंतित हो गई। ब्रजेश ने हाथ उठाकर इशारा किया कि वो ठीक हैं। फिर उन्होंने ऐलान किया, चूंकि आज रात रायगढ़ सिटी के ज्यादातर नामी लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सब एक बात के गवाह बने। उनकी आवाज धीमी हो गई, जैसे कुछ कहने से पहले शब्दों को तौल रहे हों। लोगों की उत्सुकता बढ़ गई, सब कान लगाए खड़े थे। हर किसी के दिमाग में यही सवाल था, अब ब्रजेश क्या ऐलान करने वाले हैं? भानुप्रताप ने वही सवाल जोर से पूछ लिया, आखिर गवाही किस बात की? और तभी भीड़ के बीच से एक आवाज गूंजी, बेशक, यार्डली परिवार की बेटी से मेरी शादी की गवाही। लोगों के बीच से रास्ता बनता गया और सामने से राघव की जगह एक और शख्स आता दिखा। बस शर्ट पहने, हाथ जेब में डाले, सधे कदमों से आता हुआ आर्यन। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वो एक चमकता हुआ सितारा लग रहा था, उसके आने से जैसे पूरी रोशनी उसी पर ठहर गई। करण और कुछ बॉडीगार्ड्स बस उसकी परछाई बनकर पीछे पीछे आ रहे थे। ये तो मिस्टर आर्यन है। कई लोग हैरानी में बोल उठे और फुसफुसाहट तेज हो गई। मिस्टर आर्यन यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मैंने अभी शादी का जिक्र सुना? क्या वो मिस यार्डली यानी अन्ना से शादी की बात कर रही हैं? शादी शब्द सुनते ही कई नौजवान लड़कियों के चेहरे से रंग उड़ गया। आर्यन, एक ऐसा नाम जो शहर की हर लड़की के ख्वाबों में था। एक ऐसा इंसान जो हर अमीर खानदान की पहुंच से बाहर था। लेकिन आज उसने सबके सामने अन्ना से शादी का ऐलान कर दिया। चपटे 71। कल्याणी एक कोने में खामोशी से खड़ी थी और जैसे ही उसने वो सीन देखा, उसने जल्दी से एक प्लेट उठाकर अपना चेहरा छुपा लिया। आर्यन, अन्ना ने सीधे उसका नाम पुकारा। आखिर वो ये सब कर क्या रहा है? आर्यन यार्डली परिवार के सामने आकर रुक गया। फिर उसने यार्डली और सिंघानिया फैमिली के दो पुराने मुखियों की तरफ हल्की सी झुककर नम्रता से सिर हिलाया। पुराने जनरल यार्डली, जनरल सिंघानिया। भानुप्रताप को उसके इस अप्रत्याशित सम्मान ने थोड़ा चौंका दिया। उसने तुरंत अपने पैर एक साथ जोड़ लिए और सख्त अंदाज में सैल्यूट मारा। मिस्टर सिंह। एक पल के लिए पूरे फंक्शन में मौजूद बड़े बड़े सैन्य और राजनीतिक लोग एकदम फोकस में आ गए। सबने विनम्रता से सिर हिलाकर आर्यन को सम्मान दिया। मिस्टर सिंह, मिस्टर आर्यन। ये एक बहुत बड़ी बात थी जिसने वहां मौजूद कई छोटे मोटे परिवारों को चौंका दिया। रोहिणी की नजरें आर्यन पर जमी हुई थी। वो नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। अन्ना ने शांत चेहरा बनाए रखा, लेकिन उसके मन में हलचल थी। रायगढ़ के क्राउन प्रिंस से आर्यन को जो मान सम्मान मिला था, उसने उसे अंदर से हिला दिया। राजन भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसने इज्जत के साथ सलाम किया, मिस्टर आर्यन। आर्यन की नजरें सीधे अन्ना पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में एक बर्फ जैसी ठंडक थी, जिसमें हल्का सा व्यंग्य और मुस्कुराहट भी छिपी हुई थी। बूढ़े मिस्टर यार्डली, अब तो हम इस बात की घोषणा कर ही सकते हैं, है ना? ब्रजेश ने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन इस बार पहली बार उसे लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी चीज के लिए हाथ बढ़ा रहा हो जो शायद उसकी पहुंच से बाहर है। आर्यन की आंखों में देखते हुए अन्ना के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। ब्रजेश ने अपना गला साफ किया और कहा, क्या मैं सबका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ? मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सबसे बड़ी नातिन अन्ना की सगाई अब स्काईबाउंड ग्रुप के सीईओ आर्यन से तय हो गई है। आज से मेरी पोती अन्ना मिस्टर सिंह की मंगेतर है। असल में ब्रजेश पहले कल्याणी का नाम लेना चाहता था, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि आर्यन का नाम ज्यादा दमदार और प्रभावशाली है, इसलिए उसने अपनी बात बदल दी। जैसे ही उसने ये कहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने सरगम हॉल के बीचों बीच बम फोड़ दिया हो। पूरी भीड़ में खलबली मच गई। स्काईबाउंड ग्रुप के सीईओ की मंगेतर? अगर किसी को लगता था कि वो लोग रायगढ़ सिटी के एलिट हैं, तो सिंह फैमिली उन सबसे ऊपर थी। उनसे तुलना करना तो जैसे सूरज से मोमबत्ती की तुलना करना था। असल में ये लोग उस क्लास के लायक ही नहीं थे। लेकिन आर्यन ने खुद घोषित कर दिया था कि उसकी मंगेतर अन्ना है, वही अन्ना जो एक आर्मी फैमिली से आती थी और जिसकी हाल ही में सगाई टूटी थी। राघव अंदर से बिल्कुल बिखर गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे यूज करके फेंक दिया गया हो। और इधर अन्ना ने तो जैसे पलटते ही खुद के लिए एक और ज्यादा ताकतवर इंसान को चुन लिया। उसका आत्मसम्मान बुरी तरह रौंदा गया था। सिर्फ राघव ही नहीं,
पूरा सिंघानिया परिवार जैसे कड़वाहट में डूब गया था। यार्डली परिवार तो पूरी तरह हैरान रह गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये सब किसी रॉयल वेडिंग जैसा कुछ हो। सबसे ज्यादा झटका उन्हें इस बात का लगा कि ये सब अन्ना को लेकर हो रहा था। अगर ये रोहिणी होती तो शायद वो खुशी से झूम उठते, लेकिन ये अन्ना थी जो उनसे बिल्कुल अलग थी। वो क्यों? रोहिणी ने अचानक बोल दिया। ब्रिजेश ने उसे तीखी नजर से देखा और वो एकदम चुप हो गई। जब बाकी लोग खुशी से झूम रहे थे, अन्ना के चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। वह अंदर से एकदम शांत खड़ी थी, जैसे कोई पत्थर हो। ब्रिजेश को लगा कि उसके बगल में खड़ी लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि कोई मूर्ति है। तुम ये क्या कर रहे हो? अन्ना 2 कदम आगे आई। उसकी आंखें तेज और सीधी आर्यन की आंखों में झांक रही थी। उसे कोई शक नहीं था कि ये सब आर्यन की ही प्लानिंग थी। यहाँ तक कि हॉस्पिटल से ब्रिजेश का डिस्चार्ज, सिंघानिया परिवार के साथ उसकी शादी का मसला, ऑल ऑफ इट आर्यन की स्कीमिंग का हिस्सा था। वो मुझसे आखिर चाहता क्या है? आर्यन ने हल्की सी हंसी के साथ कदम आगे बढ़ाए। अब वो इतना पास था कि उसकी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। तुम क्या सोचती हो? अन्ना ने उसकी आंखों में देखा। एक इंसान की आंखें उसके मन की बात कह देती हैं, लेकिन वो उसकी आंखों में कुछ भी नहीं पढ़ पाई। जब वो दोनों एक साथ खड़े थे तो सबने नोट किया कि अन्ना का कोट और आर्यन की पैंट एकदम मैच कर रही थी। सीधा मतलब, अन्ना जो कोट पहने थी वो आर्यन का था, और वो वही इंसान था जो उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा था। इस सीन ने साफ कर दिया कि उनके बीच कुछ न कुछ तो चल रहा था। तुम्हें लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो? अन्ना की आवाज ठंडी और सख्त थी। आर्यन की मुस्कुराहट थोड़ी धीमी पड़ी, फिर वो झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से एक बात साफ थी, ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अन्ना अभी भी पूरी तरह भीगी हुई थी, उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो एक बहादुर लड़के जैसी लग रही थी, और इस रूप ने कई लड़कियों के दिलों में एक छुपा हुआ इमोशन जगा दिया। आर्यन के फुसफुसाने के बाद उसने खुद को सीधा किया और उसकी आंखों में देखा। अन्ना की आंखों में अब शंका और सवालों की एक नई परत थी। देवियों और सज्जनों, आर्यन ने सबकी तरफ देखा। मेरी प्यारी अन्ना अभी अभी पानी में गिर गई थी। अब मैं उसे कपड़े बदलवाने ले जा रहा हूँ। आप सब कृपया अपनी शाम का मजा लेते रहें। चैप्टर 72। आर्यन ने अचानक ही अन्ना को अपनी बाहों में भर लिया, आसपास की निगाहों की परवाह किए बिना, और उसे सीधा बाहर की तरफ ले जाने लगा। करण और उसके साथ के लोग तुरंत पीछे पीछे चल पड़े। उनके जाते ही हॉल में कुछ पल के लिए एकदम सन्नाटा छा गया, और फिर चारों तरफ अफरातफरी मच गई। लोग उसी घटना पर बात करने लगे जो बस अभी अभी उनके सामने हुई थी। रोहिणी का चेहरा टेढ़ा हो गया था। वो वसुंधरा की बाह को कसकर पकड़े खड़ी थी। माँ, देखो ना, उसने क्या किया? वसुंधरा पूरी तरह निराश लग रही थी। उसने अरविंद की आस्तीन खींची। अरविंद, मिस्टर आर्यन। ब्रिजेश ने वसुंधरा की तरफ एक सख्त नजर डाली जिससे वह चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखें अब भी गुस्से से भरी थी। अरविंद ने उसकी ओर देखा और गहरी आवाज में बोला, वो इंसान है जिसके साथ हम पंगा नहीं ले सकते। आरव चुपचाप उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे उसकी अपनी बहन अब उससे बहुत दूर जा चुकी हो। भानुप्रताप का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उनके परिवार ने अभी अभी सगाई तोड़ी थी, और अब दूसरा पक्ष एक पावरफुल इंसान को दामाद बना चुका था। भानुप्रताप ने माहौल थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। ब्रिजेश, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा सिंह फैमिली से इतना करीबी रिश्ता है। अफा, ब्रिजेश ने उसकी बात काटते हुए जोर से नाक फुलाई। वो आज भी उस घटना को नहीं भूला था जब उसके पोते ने उसकी पोती को पानी में धक्का दिया था। आर्यन ने कमाल कर दिया। उसने वही ट्रिक्स यूज की जो मैंने उसे सिखाई थी। लड़कियों को पावरफुल सीईओ टाइप लड़के पसंद आते हैं। जितना दमदार बनो उतना ही उन्हें अट्रैक्शन होता है। नकुल अचानक कल्याणी के बगल में आकर बोला। कल्याणी अपने बेटे की ये बोल चाल देखकर पूरी तरह इम्प्रेस हो गई थी। उसने नकुल से पूछा, तुमने उसे ये सब सिखाया? नकुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, कुछ दिन पहले आर्यन ने मुझे इरिडियम गार्डन बुलाया था।
मुझे लगा कोई सीरियस बात है, पर उसने तो मुझे लड़कियों को इम्प्रेस करने के टिप्स मांग लिए। कल्याणी ने उसके कंधे पर हल्की थपकी दी। अच्छा किया। अब अन्ना ने आर्यन की बाह कसकर पकड़ ली। उसकी निगाहें चौकस थीं। यह दूसरी बार है। कमबख्त आर्यन। ऊपर से एक हल्की हंसी गूंजी। मुझे लगा था कि तुम जैसे लोग कभी किसी लड़की को पटाने के लिए ये सब ड्रामा नहीं करेंगे। अन्ना हैरान रह गई। आर्यन ने अपनी बाह की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। कोई मुझे पिंच कर रहा है। एक पल के लिए अन्ना चौंकी, फिर अचानक पीछे हट गई और बहुत सधा हुआ मूव करते हुए जमीन पर उतरी। आर्यन ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हारे मूव्स अच्छे हैं। अब तक वे दोनों सारगन हॉल से निकलकर होटल के एक कमरे तक पहुंच चुके थे। अन्ना ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां आर्यन के गले को कसकर पकड़ चुकी थीं। उसने उसे दीवार से टिका दिया और खुद उसके काफी करीब आ गई। मैं सिर्फ स्किल्ड नहीं हूँ, अन्ना ने ठंडी आवाज में कहा। मैं किसी भी पल तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। उसकी सांसें आर्यन की नाक की नोक को छू रही थी, शब्दों को और भी भारी बना रही थी। अचानक कमरे में गन लोड होने की आवाज गूंजी। करण और आर्यन के गार्ड्स ने अन्ना पर बंदूकें तान दी। मिस यार्डली, मिस्टर सिंह को छोड़ दीजिए, करण ने सख्त लहजे में कहा। ट्रिगर पर उंगली टिकी थी। एक भी गलत हरकत और वह गोली चला देता। अन्ना ने एक हाथ से अब भी आर्यन को पकड़ा हुआ था। वह करण को एक तीखी नजर से देख रही थी, बिल्कुल भी डरी नहीं थी। जानते हो, अन्ना ने मुस्कराकर कहा, एक ही टाइप का इंसान मुझ पर बंदूक तानता है। उसने जानबूझकर कुछ पल चुप रहकर टेंशन बढ़ाई, फिर कहा, एक मरा हुआ आदमी। करण के चेहरे पर पसीना आ गया। उसके हाथ से बंदूक लगभग छूटने वाली थी। बाहर निकलो, आर्यन चिल्लाया। करण ने परेशान होकर कहा, मिस्टर सिंह, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा, बाहर निकलो। करण ने भौहें सिकोड़ते हुए बंदूक नीचे की। जी, मिस्टर सिंह। गार्ड्स चले गए। अब कमरे में सिर्फ आर्यन और अन्ना बचे थे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा? अन्ना को मानना पड़ा। उसका सम्मान आर्यन के लिए और भी बढ़ गया था। उसके पास हिम्मत भी थी और हौसला भी। आर्यन ने अपनी गर्दन की तरफ देखा, जहां अन्ना की उंगलियां अब भी जकड़ी हुई थीं। वो हाथ दिखने में तो पतला था, मगर ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। एक झटके में वह उसकी जान ले सकती थी, इसमें कोई शक नहीं था। आर्यन के होंठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगी। तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो। मुझे मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा मुसीबत ही होगी। इसलिए तुम ऐसा नहीं करोगी। अन्ना ने उसकी आंखों में देखा और थोड़ी देर बाद बोली, तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अब तो कम से कम ये तो बता दो तुम्हारा मकसद क्या है। यही वो असली वजह थी जिसकी वजह से अन्ना ने खुद को आर्यन के साथ यहाँ तक आने दिया। आर्यन ने उसे देखा। अन्ना लगभग उसके ऊपर झुकी हुई थी। तुम्हें नहीं लगता कि हमारी ये पोजीशन कुछ ज्यादा ही मतलब रखती है? उसने हौले से कहा, वैसे अगर तुम्हें ये पसंद हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हेलो एवरीवन, व्हाट्सएप चैट रूम ग्रुप आप लोगों के लिए ही बनाया है, इसलिए ज्वाइन हो जाए आप लोग वहां। स्टिकर देना ने भूले। चैप्टर 73। अन्ना ने अपनी भौहें सिकोड़ी और आर्यन को एक पल के लिए ठंडी नजरों से घूरा। फिर उसने अपनी पकड़ ढीली की और कुछ कदम पीछे हट गई। आर्यन वहीं शांत खड़ा रहा। उसने अपने कॉलर को हल्का सा सीधा किया और फिर बिस्तर की ओर बढ़ा। वहां से उसने कपड़ों का एक सेट उठाया और अन्ना की ओर उछाल दिया। पहले अपने कपड़े बदल लो। अन्ना ने वो कपड़े थाम लिए और उन्हें गौर से देखा। ये एक सफेद मर्दों वाला सूट था। भले ही पानी में गिरने के बाद थोड़ा वक्त गुजर चुका था, लेकिन उसके कपड़े अभी भी गीले थे और पूरे शरीर में चिपचिपापन महसूस हो रहा था। उससे भीगी हुई महक भी आ रही थी। बिना कुछ कहे अन्ना ने कपड़े उठाए और सीधे बाथरूम में चली गई। आर्यन के होंठों पर हल्की मुस्कान थी।
वह सोफे पर जाकर बैठ गया और आराम से उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही वह बैठा, बाथरूम का दरवाजा अचानक खुला। अंदर से दो चीजें जोर से बाहर फेंकी गईं, जो धम से जमीन पर गिरीं। फिर उसी तेजी से दरवाजा बंद हो गया। आर्यन ने जमीन पर पड़ी एक काली चीज की ओर देखा। रेत से भरी थैली। गिरने की आवाज और वजन से उसने अंदाजा लगाया कि कम से कम 10 किलो की रही होगी। अब उसे समझ आया कि जब उसने अन्ना को खींचा था तो वह इतनी भारी क्यों लगी थी। उसने इतना वजन अपने कपड़ों के नीचे छिपा रखा था। आर्यन ने सोफे के हत्थे पर हाथ टिकाए और अपनी उंगलियों से ताल बजाते हुए खुद को शांत रखा। उसकी आंखों में हल्का सा मजाकिया भाव उभरा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चेंजिंग रूम से बाहर आने वाली गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा हो। लेकिन उसकी सोच के उलट अन्ना को ज्यादा टाइम नहीं लगा। मुश्किल से 1 मिनट के अंदर वह बाहर निकल आई। उसकी तेजी देखकर आर्यन थोड़ा हैरान रह गया। मुझे लगा था लड़कियां तैयार होने में ज़माना लगाती हैं, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है। ये लड़की बाकियों से हटके है। अन्ना को बाहर आते देखकर आर्यन की आंखों में चमक आ गई। अन्ना का कद औसत लड़कियों से थोड़ा ज्यादा था, इसलिए आर्यन ने किसी से कहकर उसके लिए छोटे साइज का मर्दों वाला सूट मंगवाया था। हैरानी की बात यह थी कि वो सूट एकदम परफेक्ट फिट बैठा। वो सफेद सूट अन्ना के पतले और संतुलित शरीर को और निखार रहा था। वह किसी और ही दुनिया से आई प्रिंसेस जैसी लग रही थी। अब तो बता सकते हो ना? अन्ना की शांत लेकिन सधी हुई आवाज ने माहौल की चुप्पी तोड़ी और आर्यन की कल्पनाओं से उसे बाहर निकाला। आर्यन सोफे पर आराम से बैठा था, लेकिन उसकी नजरें अन्ना पर जमी थीं। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान तैर गई। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि यार्डली फैमिली में तुम्हारी मौजूदा हालत देखकर अरविंद तुम्हें कोई रियायत देगा? ऐसे बड़े खानदानों की लड़कियां सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस के लिए मोहरे होती हैं। आगे चलकर ज्यादा परेशानी झेलने से अच्छा है कि अभी से सही कनेक्शन बना लो। अन्ना ने उसकी तरफ देखा, उसके शब्दों के पीछे छिपी चाल समझने की कोशिश करते हुए। मैं अमीर हूँ, पावरफुल हूँ और रिस्पेक्टेड भी। तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हूँ? आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जैसे इनकार की कोई गुंजाइश ही ना हो। अन्ना ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? आर्यन को नकुल की वो सलाह याद आ गई, किसी लड़की को पाने के लिए अपनी फीलिंग्स इतनी जल्दी नहीं दिखानी चाहिए। उसे थोड़ा उलझा कर रखो। आर्यन ने अचानक पूछा, तुमने कभी कोई लव स्टोरी वाला नॉवेल पढ़ा है? अन्ना ने पहले सिर हिलाया, फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने नामे सिर हिला दिया। आर्यन के चेहरे पर फिर वही हल्की मुस्कान लौट आई। तो तुम्हें लगता है कि कोई दबंग सीईओ कुछ करने से पहले कोई सॉलिड रीजन ढूंढता है? अन्ना ने कभी कोई ऐसी कहानी नहीं पढ़ी थी, लेकिन उस शरीर मालिक ने उसे काफी बातें समझाई थी, तो उसे इन सब ड्रामों की थोड़ी बहुत समझ थी। आर्यन की तरफ देखते हुए अन्ना की नजरों में थोड़ा कंफ्यूजन था। अनजाने में उसके दिमाग में उस टाइप के सीईओ की तस्वीर उभरी, जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक करता है और फिर कुछ ओवर ड्रामेटिक डायलॉग्स बोलता है। औरत, तुम आग से खेल रही हो। औरत, अब तुमने मेरा ध्यान खींच लिया है। अन्ना खुद को कांपने से नहीं रोक पाई। आर्यन को दोबारा देखते हुए उसे अचानक लगा कि वो किसी बेवकूफ इंसान से बात कर रही है। शायद मैंने तुम्हारी अक्ल को ओवररेट कर दिया था, अन्ना ने पूरी गंभीरता से कहा। आर्यन के चेहरे पर जमी मुस्कान वहीं जमकर रह गई। अन्ना की आंखों में अब सिर्फ निराशा और थोड़ी सी दया थी। उसी वक्त उसने मन ही मन नकुल को कोसा, क्या बकवास आइडिया था ये। क्या दबंग सीईओ? मैं खुद सीईओ हूँ, मुझे ये फालतू नाटक नहीं करना चाहिए था। अब आर्यन ने अपने उस नकली अंदाज को छोड़ दिया। उसने गहरी आवाज में कहा, रायगढ़ शहर का हर रईस ये जानता है कि तुम मेरी मंगेतर हो। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं। तुम सिर्फ आर्मी फैमिली की बेटी नहीं हो, तुम उससे भी आगे जाना चाहती हो।
लेकिन सोचो, एक सिंपल मिलिट्री फैमिली तुम्हें क्या फायदा दे सकती है? अगर तुम सिंह फैमिली का नाम रखती हो तो रायगढ़ में कोई तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। तुम बेधड़क अपने सपनों के पीछे जा सकती हो। आर्यन हमेशा जानता था कि सामने वाले को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, और वही चीज वो अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल करता था। चैप्टर 74। अन्ना ने पहचान लिया था कि रायगढ़ का क्राउन प्रिंस आर्यन वाकई एक बड़ा गेम प्ले था। जैसा कि उसने खुद कहा था, उसके पास पैसा भी था और पावर भी। लेकिन इन सब से बढ़कर जो चीज उसे खास बनाती थी, वो थी उसकी पोजीशन। वो उसे घूरते हुए बोली, उसकी आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था। आर्यन, मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। मेरे पास अपने 2 हाथ हैं और मैं खुद ही ऊपर तक पहुंचूंगी। चाहे जितना भी टाइम लगे, ये मेरी अपनी मेहनत होगी। और तुम जो भी मेरे लिए सोच रहे हो, मैं सजेस्ट करती हूँ कि उसे छोड़ दो। कुछ सेकंड के साइलेंस के बाद अन्ना के लबों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर ये वैसा ही है जैसा तुम कह रही हो, तो शायद मैं अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ना पसंद करूंगी। वो कहना चाह रही थी कि वो ऐसी इंसान बनना चाहती है जिस पर कोई और भरोसा कर सके। आर्यन ने अनजाने में खुद से दोहराया, अन्ना का आर्यन, अन्ना का आदमी। इतना बुरा नहीं लगता। अगले ही पल अन्ना की मुस्कान गायब हो गई। एक अजीब सा माहौल हवा में भर गया, जो अन्ना को अंदर से अलर्ट कर गया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ, उसने कहा और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। रुको, आर्यन ने आवाज लगाई। अन्ना की भौं सिकुड़ गई। वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। उसके बार बार के चालाकी भरे बिहेवियर ने उसका पेशेंस खत्म कर दिया था। और अब तो उसे ये भी यकीन नहीं था कि अगली बार अगर वो सामने आया तो क्या वो उसे मारने की इच्छा को रोक पाएगी या नहीं। अन्ना, मैंने तुम्हें कई बार बचाया है, और सिंघानिया फैमिली के साथ तुम्हारी सगाई की प्रॉब्लम्स भी मैंने ही सॉल्व की हैं। क्या तुम अपने बेनिफैक्टर के साथ ऐसा बिहेव करती हो? अन्ना कुछ सेकंड रुकी। असल में तुम ही थे जो दादाजी को यहाँ लेकर आए थे। आर्यन की भौं थोड़ी हिली। ठीक कहा। क्योंकि सिंघानिया फैमिली के साथ तुम्हारी सगाई ओल्ड जनरल ब्रजेश ने तय की थी, तो वही उसे खत्म करने वाले भी बनते हैं। आर्यन ने पीछे झुकते हुए कहा, अन्ना, मैं तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कोई एहसानमंदी दिखाओ। लेकिन अब सब जानते हैं कि तुम मेरी मंगेतर हो। तुम्हें मेरी पोजीशन अच्छे से पता है। अगर ऐसी सिचुएशन में हम अनाउंस करें कि हमारी सगाई टूट गई है, तो लोग क्या सोचेंगे? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और हमारे लिए इमेज सब कुछ है। तुम मुझे मना नहीं कर सकती, है ना? और वैसे भी ये सब तुम्हारे लिए और भी प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। क्या तुम इससे सहमत नहीं हो? अन्ना चुप हो गई। आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिलेशन नहीं रहेगा, उसने धीरे से कहा। आर्यन की आंखों में जो जीत की झलक थी, वो जैसे कहीं गायब हो गई। ठीक है, उसने जवाब दिया। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि कोई भी नहीं जानता कि आज के बाद क्या होगा, जब तक वो दिन खुद सामने ना आ जाए। अन्ना ने जो हाँ कहा, वो सिर्फ आर्यन के आखिरी शब्दों की वजह से था। आर्यन सही था। उसने हाल ही में सिंघानिया फैमिली के साथ अपनी सगाई खत्म की थी, और उसके ठीक बाद उसके दादा ब्रजेश ने आर्यन के साथ उसकी नई सगाई का अनाउंसमेंट कर दिया था। ये अपने आप में काफी बड़ी बात थी। लेकिन क्योंकि सामने वाला आदमी आर्यन था, किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। अगर अब वो सगाई को कैंसिल करती है, तो उसके लिए मुसीबतें सिर पर चढ़कर आएंगी। उसे पहले इस फेज से गुजरना होगा।
क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो आर्यन से शादी नहीं करेगी। ये पूरी सगाई बस एक ड्रामा थी। वो लड़का अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? मेरी बहू को कहाँ ले गया? कहीं भाग तो नहीं गया, है ना? कल्याणी बेचैनी से अपने हाथ से खुद को हवा झलते हुए बोली। मिसेस सिंह, टेंशन मत लीजिए। आर्यन किसी आम इंसान जैसा नहीं सोचता। नकुल ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। आपको उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कौन सी लड़की है जो एक दमदार सीईओ टाइप लड़के से इम्प्रेस नहीं होती? मैंने अपने सारे नॉवेल्स के एक्सपीरियंस उससे शेयर किए हैं। वो इस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेगा। कल्याणी ने सिर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तुम किसका नॉवेल पढ़ रहे हो? मैं भी पढ़ना चाहूंगी। थोड़ा सोचते हुए नकुल ने जवाब दिया। लगता है उसका नाम है इंदिरा। उसी पल इंदिरा को अपनी पीठ पर ठंडी सी सनसनी महसूस हुई। क्या हुआ? ईशानी ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कोई मेरी बातें कर रहा हो। वैसे क्या मिस यार्डली और मिस्टर आर्यन वापस आ गए हैं? अभी तक नहीं। इंदिरा ने अपना फोन उठाया और तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करने लगी। क्या कर रही हो? नोट्स ले रही हूँ। ये बहुत बढ़िया आइडिया है। जब मैं वापस जाऊंगी तो इसे अपने नॉवेल में जरूर यूज करूंगी। ईशानी को सच में लगने लगा कि उसकी बहन नॉवेल लिखते लिखते थोड़ी क्रेजी हो गई है। इंदिरा ने फोन कसकर पकड़ा और उस दिशा में देखा जहां अन्ना और आर्यन गए थे। उसे यकीन नहीं था, लेकिन एक पल को उसे अन्ना की जानी पहचानी मौजूदगी महसूस हुई। पार्टी चलता रहा, लेकिन खाने पीने और हल्की बातचीत का मूड अब गायब हो चुका था। अब हर किसी की नजरें बस यार्डली और सिंघानिया फैमिली पर ही टिकी थी। चैप्टर 75। ब्रिजेश का चेहरा सख्त था। उसकी नजरें सीधे आरव पर थी, जैसे बाकी यार्डली परिवार उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। वसुंधरा और रोहिणी को उसके पास जाना नामुमकिन लग रहा था। जब कोई जानकारी हाथ नहीं लगी तो वसुंधरा ने हार मान ली। उसने रोहिणी से कहा कि वह जाकर कपड़े चेंज कर ले और खुद वो बाकी अमीर औरतों से मिलने चली गई। हालांकि वो औरतें वसुंधरा से बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। उन्हें लगता था कि वसुंधरा का स्टेटस उनके मुकाबले कम है और उसकी परवरिश उतनी फाइन नहीं है। अफवाहें फैली थी कि वसुंधरा बस एक मालकिन थी जो अपनी अदाओं से मर्दों को फंसाकर ऊपर तक पहुंची थी। उसका असली टैलेंट बस लोगों को लुभाना था और बाकी सब कुछ तो यार्डली परिवार के नाम का असर था, वरना कोई उसे पूछता तक नहीं। लेकिन वसुंधरा को इस सब का अंदाजा नहीं था। वो उन चापलूसी भरी बातों को सच मान बैठी थी और उन्हें एंजॉय कर रही थी। उसने इस फैमिली में घुसने के लिए बहुत मेहनत की थी ताकि ये सारे प्रिविलेज उसे मिल सकें। और अब वो पूरे जोश के साथ इन अमीर महिलाओं से बातचीत कर रही थी। हाल की घटनाओं के बाद सिंघानिया परिवार अब यार्डली से जुड़ा हुआ नहीं था। भानुप्रताप कभी कभी ब्रिजेश से बात कर लेता था, लेकिन बाकी फैमिली ने दूरी बना ली थी। जो कुछ हुआ था उससे दोनों साइड्स के बीच ठंडापन आ गया था, खासकर सिंघानिया फैमिली की तरफ से। यहाँ तक कि अगर राघव रोहिणी से बात करने की कोशिश करता तो हिना उसे खींच कर ले जाती। शाम के इस फॉर्मल डिनर में एक अनकही बेचैनी छाई थी। तभी सबकी नजरें एक ही दिशा में घूम गईं। आर्यन और अन्ना वहां लौट आए थे। अन्ना ने सफेद कलर का नया सूट पहना हुआ था और वह बिल्कुल शांत लग रही थी जब वह आर्यन के साथ खड़ी थी। आर्यन उससे एक सिर लंबा था और जब ये दोनों साथ खड़े होते तो किसी अजीब लेकिन खूबसूरत जोड़ी की तरह लगते, चाहे हाइट हो या लुक्स। अन्ना का चेहरा बहुत सॉफ्ट था और अगर वो हमेशा इतनी ठंडी और सीरियस न रहती तो उसे एक लड़की के रूप में पहचानना आसान होता।
लेकिन उसके चेहरे की स्ट्रॉन्ग और मर्दाना आभा लोगों को कंफ्यूज कर देती थी। आर्यन की मुस्कान हल्की सी फैली जब उसने पीछे से अन्ना की कमर में हाथ डाल दिया। अन्ना का एक्सप्रेशन तुरंत सख्त हो गया। उसने उसकी कलाई पकड़ ली, लेकिन आर्यन को पहले से अंदाजा था। एक पल में उसने अन्ना का हाथ नीचे दबा दिया, फिर थोड़ा झुकते हुए उसके कान में बोला, देखो, इस टाइम पे तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती, और अगर हम थोड़ा क्लोज दिखें तो सबको हमारा रिलेशन ज्यादा रियल लगेगा, है ना? अन्ना ने बिना कोई रिएक्शन दिए अपनी पकड़ ढीली कर दी। शायद चेहरा शांत था, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज पहले से थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। आर्यन की आंखों में शरारत चमक उठी जब वो अन्ना को साथ लेकर धीरे धीरे यार्डली परिवार की ओर बढ़ा। मिस्टर सिंह। सभी लोग सम्मान से उसके पास पहुंचे और बातचीत करने लगे। आर्यन ने ब्रजेश और भानुप्रताप को सिर हिलाकर हल्का सा ग्रीट किया, बाकी सबको उसने नजरअंदाज कर दिया। अरविंद चुप था, लेकिन फिर खुद को रोक न सका और धीरे से पूछ ही लिया, मिस्टर सिंह, मेरी बेटी के साथ आपकी शादी के बारे में। सिंह फैमिली जैसे हाई लेवल घराने से रिश्ता जोड़ने का ख्याल अरविंद के दिमाग में पहले कभी नहीं आया था। लेकिन अगर सामने वाला अन्ना हो तो मामला कुछ और था। तुम क्या बोल रहे हो? ये फैसला मेरा है। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? ब्रजेश की आवाज गूंज उठी। अरविंद चुप हो गया, लेकिन अन्ना को उसकी फिक्र समझ आ रही थी। उसे डर था कि अन्ना पहले ऊपर उठेगी और फिर उनके सिर पर चढ़कर बैठेगी। पापा, क्या हमें कम से कम अन्ना की राय नहीं पूछनी चाहिए? अरविंद ने खुद को संभालते हुए कहा। सवाल बिल्कुल जायज था और ब्रजेश के पास इसका जवाब नहीं था। उसे हल्की बेचैनी हुई। अगर अन्ना ने मना कर दिया तो सिंह फैमिली की इज्जत पर बट्टा लग सकता था। आर्यन ने अन्ना की कमर पर हल्के से चुटकी ली। अन्ना का चेहरा पल भर के लिए बदल गया। क्या ये मुझे बार बार छेड़ना चाहता है? क्या इसे मजा आता है? अन्ना, दादाजी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। अन्ना ने उसके पकड़ से खुद को छुड़ाया, एक कदम आगे बढ़कर बोली, दादाजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसकी आवाज एकदम रिपोर्टिंग टोन में थी, लेकिन ब्रजेश को वो बहुत पसंद आई। गुड, ब्रजेश ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब उसे साफ दिख रहा था, आर्यन उसकी पोती के लिए परफेक्ट चॉइस है। अरविंद ने अपने माथे पर बल डाले। वसुंधरा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और बोली, पापा, आप तो जानते हैं, शादी का फैसला सिर्फ एक साइड से नहीं हो सकता। सिंह फैमिली की तरफ से क्या कोई सहमति है? उसे यकीन नहीं था कि सिंह फैमिली कभी अन्ना जैसी लड़की को अपने सबसे बड़े बेटे से शादी करने देगी। उसकी बेटी रोहिणी अन्ना से कम कहाँ थी? अरविंद ने वसुंधरा की बात का साथ देते हुए कहा, हाँ पापा, ये तो आखिर अन्ना की पूरी जिंदगी का सवाल है। हमें दूसरी फैमिली की रजामंदी भी लेनी होगी। बिल्कुल दादाजी, ये सब अन्ना के फ्यूचर के लिए है, रोहिणी ने जल्दी से जोड़ दिया। पास खड़े लोग ये सब सुनकर हैरान रह गए। जैसे यार्डली फैमिली खुद नहीं चाहती थी कि अन्ना और आर्यन की शादी हो। चैप्टर 76। वे अपनी बेटियों को सिंह परिवार से जोड़ने के लिए इतने बेताब थे कि अगर जरूरत पड़ती तो उन्हें आर्यन की रखेल बनाना भी मंजूर था। शादी तो बहुत दूर की बात थी। वसुंधरा और अरविंद की बातें सुनकर ब्रजेश एकदम सन्न रह गया। भले ही उसकी उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन उस पल उसे अंदर से बेचैनी सी महसूस हुई। अनजाने में उसने मदद के लिए आर्यन की तरफ देखा। अन्ना ने भी अपनी निगाह आर्यन पर टिका दी। वह जानना चाहती थी कि अब वह इस हालात को कैसे संभालेगा। उसे मालूम था कि इस दुनिया में शादी अक्सर प्यार नहीं, बल्कि स्टेटस और फैमिली अप्रूवल से जुड़ी होती है। आर्यन की बैकग्राउंड को देखते हुए उसका अन्ना को पसंद करना वाकई हैरान करने वाला था, वह जो कभी कुख्यात और पूरी दुनिया में बदनाम माना गया था। आर्यन ने वसुंधरा और अरविंद की ओर देखा।
उसकी आंखों की तीव्रता ने अरविंद जैसे आर्मी अफसर को भी थोड़ी देर के लिए हिला दिया। कर्नल यार्डली की बात में दम है, आर्यन ने बेहद ठंडे अंदाज में कहा। अन्ना की जिंदगी भर की खुशी हमारे परिवार की स्वीकृति डिजर्व करती है। हालांकि उसकी आवाज की ठंडक ने वहां खड़े सभी लोगों की रीढ़ में सहरन पैदा कर दी। आर्यन के इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, ये सोचते हुए अन्ना की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। तभी आर्यन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और कहा, करण, मिसेस सिंह को बुलाओ। करण ने सिर झुकाकर जवाब दिया, यस मिस्टर सिंह, और वह भीड़ की ओर बढ़ गया। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। मिसेस सिंह यहीं हैं। कुछ पुराने लोग जो वहां मौजूद थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे इतने पावरफुल इंसान से मिलने जा रहे हैं। भीड़ में छिपकर बैठी कल्याणी ने एक प्लेट से अपना चेहरा ढक लिया। तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। उधर नकुल तुरंत आर्यन की नजर से बचने के लिए एक कोने में खिसक गया। करण मुस्कुराया और सिर झुकाकर बोला, आपका स्वागत है मिसेस सिंह। कल्याणी ने प्लेट हटाई, गला साफ किया और पूरी गरिमा के साथ खड़ी हो गई। उठते ही उसने करण का हाथ पकड़ लिया। अन्ना की नजर उस महिला पर पड़ी जो बेहद ग्रेसफुल और शालीन लग रही थी, शायद 30 से ऊपर नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक तेजी थी जो अन्ना को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। हालांकि अन्ना को ये तरीका थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कोई विरोध नहीं किया। आर्यन के होठों पर एक मुस्कान आ गई। माँ, मिसेस सिंह, मिसेस सिंह। भीड़ में मौजूद सभी खास लोग उनके स्वागत के लिए सामने आए। कल्याणी की ठंडी नजरें भीड़ में घूमी और फिर ब्रजेश पर जाकर रुकीं। फिर उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओल्ड जनरल यार्डली। मिसेस सिंह, मैं अब पहले जैसा जवान नहीं रहा। ब्रजेश खड़े होने की कोशिश करता रहा, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। रायगढ़ में अपने पुराने पद के कारण वह कल्याणी को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह सिर्फ मिसेस सिंह नहीं थी। आर्यन की मुस्कान और उसकी आंखों की धमकी साफ थी, जैसे अपनी माँ को एक साइलेंट मैसेज दे रहा हो कि अगर उन्होंने अन्ना को एक्सेप्ट नहीं किया तो सब बातें पापा को बता देगा। कल्याणी तुरंत मुस्कुरा दी। ओल्ड जनरल, इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। आखिरकार हम सब एक ही फैमिली बनने जा रहे हैं। इन शब्दों ने अन्ना और आर्यन की शादी को अनौपचारिक रूप से मान्यता दिला दी। आर्यन की आंखों में अब पूरी तसल्ली थी। असल में जब वह अंदर आया था तभी उसने अपनी माँ को देख लिया था, लेकिन वह ऐसा दिखा रहा था जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं। केवल कोई मासूम ही यह मान लेता कि उसने अपनी माँ को नहीं देखा होगा। ब्रजेश से बातें करते हुए कल्याणी की नजर अन्ना की तरफ गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर आई और मुस्कान गायब होती गई। अन्ना ने भी बेखौफ उसकी आंखों में आंखें डाल दी। ब्रजेश को थोड़ा डर था कि कल्याणी अब अन्ना पर हावी होने की कोशिश करेगी। यार्डली परिवार के बाकी लोगों को भी ऐसा ही लग रहा था। असल में अन्ना को इस पूरे ड्रामे से थोड़ी परेशानी थी। ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। अन्ना और आर्यन की कोई सच्ची सगाई नहीं थी, यह तो बस आज रात के लिए रचा गया एक ड्रामा था। इसके बाद दोनों फिर से अपनी अपनी राह पर चलने वाले थे। और अब हालात इतने आगे बढ़ चुके थे कि अन्ना को लग रहा था काश ये सब न हुआ होता। कल्याणी ने अन्ना को गौर से देखा। भले ही अन्ना ने सिंपल सूट पहना हो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में एक शाहीपन था। उसके बगल में खड़े अपने बेटे से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल लग रही थी। वे दोनों जैसे दो अलग दुनिया के लोग थे। और तभी उसे अन्ना के लिए एक अलग सा अपनापन महसूस हुआ। अन्ना, कल्याणी ने उसका कंधा जोर से थपथपाया। उसकी आवाज में असली भावनाएं छलक रही थी। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर कभी किसी ने तुम्हें तकलीफ दी तो तुम्हें सीधा मेरे पास आना होगा, समझी? अन्ना थोड़ी चौंक गई। आर्यन की आंखों में चमक थी और वह अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा था। अपनी बेटे की आंखों में उस एक्सप्रेशन को देखकर कल्याणी ने शरारत से आंख मारी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका बेटा किसे पसंद करता है, लेकिन ये मानना पड़ा कि उसकी पसंद काफी स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट थी। उसे पार्टी के दौरान सब कुछ साफ साफ दिख गया था और अब वह अन्ना से सच में प्रभावित थी। इतनी शांत, सहनशील और स्ट्रॉन्ग लड़की जो किसी से दबने वाली नहीं थी, वो सिर्फ एक मिलिट्री फैमिली की बेटी बनकर नहीं रह सकती। चैप्टर 77। कल्याणी भी काफी उत्सुक थी। वह सोच रही थी कि अन्ना जैसी लड़की भविष्य में कितनी ऊंचाई तक जाएगी। और जब तक आर्यन खुश था, कल्याणी को कोई ऐतराज नहीं था, चाहे वो किसी मर्द के साथ ही क्यों न हो। अन्ना चुप रही,
बस हल्के से सिर हिलाकर कल्याणी की बात का जवाब दिया। आखिरकार अन्ना कभी सच में आर्यन से शादी करने वाली थी ही नहीं। उसके लिए कल्याणी हमेशा एक अजनबी ही रहेगी। इसी बीच कल्याणी के इस इन्वॉल्वमेंट ने उस शादी को पक्का ही कर दिया। पार्टी लगभग खत्म होने के करीब थी और हर कोई अपने अपने प्लान्स में बिजी हो गया। यार्डली खानदान के लोग अब कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वो बस किस्मत को कबूल करते हुए चारों तरफ से मिल रही बधाइयों और तारीफों पर मुस्कान बनाए हुए थे। अन्ना, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ब्रजेश बोले। ठीक है, अन्ना ने जवाब दिया और धीरे धीरे ब्रजेश की व्हीलचेयर को धकेलते हुए भीड़ से दूर निकल गई। आर्यन की नजरें लगातार अन्ना पर टिकी हुई थीं। घूरना बंद करो, वो कहीं भागने नहीं वाली, कल्याणी ने मजाकिया लहजे में कहा। आर्यन ने तब जाकर नजरें हटाईं और कल्याणी की तरफ देखा। मुझे ऐसे मत देखो, मैंने आज तुम्हारा बहुत बड़ा फेवर किया है, कल्याणी ने कहा, अपनी बाहों को रगड़ते हुए जैसे डर से बचने की कोशिश कर रही हो। बाप बेटे दोनों में लोगों को डरा देने की अजीब आदत थी। लेकिन आर्यन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा टेस्ट ऐसा होगा। जैसे ही उसकी नजर आर्यन की आंखों से मिली, वह एकदम चुप हो गई, जैसे उसने कुछ बोला ही न हो। क्या नकुल तुम्हें यहाँ लाया? आर्यन ने सख्ती से पूछा। कल्याणी थोड़ी घबराई और हकला गई, नहीं नहीं, मैंने सब देख लिया था। ओह, ठीक है, उसने जानबूझकर नहीं किया। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो असल में यही बात है। कल्याणी एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, क्या मैं सीधे जाल में फंस गई? आर्यन की नजर सारगम हॉल में घूमती रही और जल्दी ही उसने अपना टारगेट देख लिया। लगता है कि मैं हाल ही में नकुल को बहुत ज्यादा ढील दे रहा हूँ। अब वक्त आ गया है कि उसे एक सबक सिखाया जाए। उसने बिना किसी डर के अपनी माँ को यहाँ बुला लिया। उसका कॉन्फिडेंस अब हद पार कर रहा है। भीड़ में खुद को छिपाते हुए नकुल को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ में ठंडी हवा दौड़ गई हो। उसे एक डरावना सा फीलिंग आने लगा। कल्याणी चुप थी। अंदर ही अंदर वो नकुल की हालत पर अफसोस कर रही थी। अन्ना ब्रजेश को ग्रैंड हॉल के बाहर गार्डन की ओर ले गई। ब्रजेश ने गहरी सांस ली। अन्ना। जी दादाजी, अन्ना ने जवाब दिया। आओ, मेरे सामने खड़ी हो जाओ, मुझे तुम्हें देखना है। इस बार ब्रजेश की आवाज में वो सख्ती नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। अब उसमें सिर्फ प्यार और अपनापन था। अन्ना धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनके सामने खड़ी हो गई। उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए ब्रजेश की आंखों में संतोष की चमक थी। कमाल है, कमाल है। हाँ हाँ हाँ, मेरी पोती अब बड़ी हो गई है। जैसी एक सोल्जर फैमिली की लड़की को होना चाहिए, वैसी ही बनी है। वो बोलते गए, उनके हर शब्द में गर्व साफ झलक रहा था। लेकिन ज्यादा जोर डालने के कारण अचानक उन्हें तेज खांसी आ गई। अन्ना तुरंत आगे बढ़ी और उनकी पीठ को धीरे धीरे थपथपाने लगी। आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अन्ना ने संजीदगी से कहा। ब्रजेश ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, चिंता मत करो। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद यह पहली बार था जब वो अपनी पोती से मिला था, और यह मुलाकात जितनी खुशी देने वाली थी उतनी ही अजीब भी। अन्ना, इस अरेंज्ड मैरिज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अन्ना ने सच सच जवाब दिया, मेरे पास कोई खास ख्याल नहीं है। उसके मन में वाकई कोई इरादा नहीं था। ये सब बस एक ड्रामा था जो उसने आर्यन के साथ मिलकर किया था। ब्रजेश थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से सिर हिलाया। अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है तो ठीक है। सिंह फैमिली का स्टेटस बहुत ऊंचा है। मैं मिस्टर सिंह के कैरेक्टर पर भरोसा करता हूँ, लेकिन हमारा और उनका सोशल गैप काफी बड़ा है। मुझे डर है कि कहीं तुम तकलीफ में न पड़ जाओ। अन्ना चुपचाप सुनती रही, बीच बीच में हल्के स्वर में हम्मा करती रही। लेकिन अब जब मिस्टर सिंह ने तुमसे शादी का इरादा जाहिर कर दिया है तो वो पीछे नहीं हटेगा। जब तुम उसके साथ रहोगी मुझे लगेगा कि तुम सेफ हो। ब्रजेश ने गहरी सांस ली। यही वजह थी कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। जब आर्यन उससे मिलने अस्पताल गया था तब दोनों के बीच यही डिस्कशन हुआ था। सच कहें तो सिंह फैमिली इतनी पावरफुल थी कि वो बिना पूछे भी आगे बढ़ सकती थी। लेकिन आर्यन ने 2 कारणों से स्पेशल विजिट की थी। पहला, सिंघानिया फैमिली से सगाई तोड़ने के लिए, और दूसरा,
अन्ना के साथ शादी का मुद्दा डिस्कस करने के लिए। आज की पार्टी भी आर्यन ने ही अरेंज करवाई थी। यहाँ तक कि भानु प्रताप को भेजा गया इनविटेशन भी उसी की कॉल से हुआ था। शुरुआत में ब्रजेश को थोड़ी हिचकिचाहट थी सगाई रद्द करने को लेकर, लेकिन जब उन्होंने सिंघानिया का रवैया देखा तो वह आर्यन के फैसले के पूरी तरह सपोर्ट में आ गए।